नमस्कार दोस्तों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं शिक्षा एजुकेशन फॉर एमपीपीएससी। तो आखिर हम ये क्यों पढ़ें, है ना। तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि हम इसे पढ़ें क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसे क्यों पढूं। तो इसीलिए बता देता हूं कि मैं इसीलिए पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरे सिलेबस में है। कैसे कि मानव संसाधन विकास जो यूनिट 3 है उसमें शिक्षा का एक पूरा का पूरा पार्ट है, जिसमें क्या है प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं क्या हैं, महिलाओं की शिक्षा। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं हमारे सिलेबस में, बिल्कुल। तो अगर हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो हम टू द पॉइंट होने के लिए सिलेबस को अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। और देखेंगे तो यूनिट 4 जो है उसमें एक शब्द आया है प्रसार शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा भी शिक्षा का ही एक प्रकार है जो कि यहाँ पर सिलेबस में दिया है। इसी प्रकार से यूनिट 5 में महिला शिक्षा। तो महिला शिक्षा भी एक शब्द आया है हमारे सिलेबस में। तो एक महिला शिक्षा भी एक प्रकार हो गया शिक्षा का, मतलब एक मतलब हम कहें कि जो शिक्षा के व्यवसाय के आधार पर प्रकार होते हैं उसमें महिला शिक्षा है। तो आप देख सकते हैं, तो हम इसीलिए ही कह रहे हैं कि हम क्यों पढ़ेंगे इसे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का भाग है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 2 पार्ट बी, उसमें यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, तो तीनों यूनिट में शिक्षा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, जब हम मेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं तो हमें शिक्षा, जैसे ये टॉपिक लिया है तो मैं इससे आपको ये भी बताऊंगा कि हम सारे एक्सपेक्ट को एक जगह कैसे कंपाइल करके रखें और कैसे हम उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकें, मतलब याद रखें, रिवाइज कर सकें। तो इंटीग्रेट करके हम कैसे पढ़ें। तुम आप देखोगे कि प्रारंभिक परीक्षा में भी जो भारत और विश्व का भूगोल है वहाँ पर साक्षरता एक शब्द आया है, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कि इंटीग्रेटेड स्टडी के वे में हमें लेना होगा, राइट। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि शिक्षा किस प्रकार से ये जुड़ी हुई है हमारे सिलेबस से, राइट। फिर हम देखते हैं कि आखिर ये तो ठीक है, सिलेबस भी हो गया, तो हमारे लिए दिशा निर्देश कैसे होंगे, ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो क्वेश्चन भी उस पर भी नज़र डालेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन आया है पिछला 2020 वाला जो मेंस एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी, तो उसमें जो है उसमें क्या है कि शिक्षा से जुड़े हुए 3-4 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 3 नंबर वाले 3 मार्कर हैं वो 3 क्वेश्चन आए हैं शिक्षा से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि पेपर 2 का पार्ट बी में देखोगे आप, तो यहाँ मिल जाएगा, आप प्रीवियस पेपर के देखना। तो इसमें है शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, संवर्धित सूची में यह कब सम्मिलित की गई है। तो ये आपने जब संविधान पढ़ा होगा तो वहाँ भी पढ़ा होगा, और जब एमपीपीएससी के जब आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे या किसी की नोट्स या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये खूब दिया हुआ है, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कोई बात नहीं थी इसमें, ठीक है। दूसरा है, किसने कहा है ना तो हिंदू और ना ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है। थोड़ा सा ये आर्गुमेंटेड क्वेश्चन है, और आर्गुमेंटेड तो नहीं, तो ये फैक्ट बेस है, और किसने ये कहा है तो ये पता होना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। फिर हम देखेंगे शिक्षा के कोई 3 उद्देश्य, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन, शिक्षा के कोई 3 उद्देश्य। अब शिक्षा के कोई 3 उद्देश्य तो अपन वैसे भी सोचें, व्यक्ति का विकास, है ना, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं। तो कोई आप जब अपने नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें 4-5 ऐसे उद्देश्य लें जो कहीं पर भी अगर शिक्षा से जुड़े हुए उद्देश्य पूछे जाएं तो वहाँ अपन लिख सकें। मैं भी आपको दिखाऊंगा, राइट। तो ठीक है, ये बातें हो गई। अब एक बड़ा क्वेश्चन जो पूछा गया था 11 मार्कर में इसी पेपर में, कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द स्टेटस एंड चैलेंजेस ऑफ वुमेन एजुकेशन।
तो वुमेन एजुकेशन का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है ना। तो आप साक्षरता, महिला साक्षरता से शुरू करते हुए लिख सकते थे, है ना। ऐसे कई फैक्ट हैं जिस पर सीधा सीधा विश्लेषण कर हम वहाँ पे दे सकते थे। फिर उनकी चुनौतियों का भी हम एक संक्षिप्त विवरण दे सकते थे, उनमें क्या चुनौतियाँ हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लिखा जा सकता था। तो आपने क्वेश्चन देखे और अपना सिलेबस देखा, तो क्वेश्चन को, सिलेबस को क्वेश्चन से रिलेट करो और रिलेट करके फिर आप अपनी बुक्स को पढ़ो। और हम क्या करेंगे, तो चलो ये ठीक है, हाँ ये तो हाँ तो चलो यह सब हो गया है, तो अब क्या करें, उससे क्या होगा, है ना। अब मैंने ये सब कुछ बता दिया, तो उससे क्या होगा, ये तो जब ठीक है ना। तो देखो इससे क्या होगा, जैसे कि ये जो बंदा है वो कह रहा है, हाँ तो चलो ये सिलेबस भी देख लिया, क्वेश्चन भी देख लिया, तो अब क्या करें, इसका क्या होगा, हमारे क्या काम का है ना। तो देखो अभी हम एक करंट टच, जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है, तो कोई करंट का कोई इशू वगैरह डाल देते हैं अपन, तो हमारे आंसर का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है और मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हम करें, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, है ना। तो जैसे कि अभी एक प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट के और कुछ संस्थाओं के सहयोग से, फ्यूचर राइट स्किल नेटवर्क्स, FRSN, ये दिख रहा होगा आपको लोगो उसका मैंने लगाया हुआ है। तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, एक प्रोग्राम है। इससे क्या होगा, है ना। तो ये व्यावसायिक शिक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि हमारे टॉपिक में सिलेबस में सीधा सीधा हम कहें कि दिया हुआ है। तो अब देखो इसके आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है, जैसे कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या है कि इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होगा। कौन सी बातें, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि अगर शिक्षा पढ़ रहे हो आप, तो ये जो आउटलाइन दे रहा हूँ, इन टॉपिकों को आपको कवर करना ही होगा, ठीक है। जैसे कि शिक्षा का अर्थ, एक बेसिक अर्थ होना पता होना चाहिए कि शिक्षा का अर्थ क्या है ना। तो ये एक बेसिक या हम कहें एक परिभाषा के रूप में आपके पास होना चाहिए, है ना, ब्रह्मास्त्र के रूप में, कि जहाँ भी अगर शिक्षा का अर्थ पूछा वहाँ जल्दी से याद किया और लिख दिया जाए, है ना। इसी प्रकार से शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, से भी पूछा शिक्षा के उद्देश्य लो, तो यहीं से आ जाता। तो शिक्षा के उद्देश्य भी हम देख सकते हैं। फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि शिक्षा के प्रकार क्या हैं, व्यावसायिक आधार पर, ठीक है, अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं शिक्षा का, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे शिक्षा का विकास है, तो हम शिक्षा के विकास पर नज़र डालें तो प्राचीन काल से ही कैसे डेवलप हो रहा, गुरुकुल हुए, आश्रम व्यवस्था हुई, ठीक है, पाठशाला, हम कहें मदरसे, आधुनिक स्थान, मतलब आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद किस प्रकार से पूरा एक डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो शिक्षा का विकास पर एक बहुत ही छोटा सा आपको ज्ञान होना चाहिए या ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए, है ना। फिर हम कहें कि जैसे कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँ कि उद्देश्यों को मतलब शिक्षा को प्रभावित कौन करता है। देखो कोई भी राष्ट्र या देश शिक्षा नीति या शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित कर रहा है, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा हम कहें कि उद्देश्य होता है, एक छुपा हुआ उद्देश्य। जैसे कि अगर भारत है, तो भारत कैसा देश है, विकासशील है, तो वहाँ पर कौशल या कौशल के लिए हम कहें विकास हो, ऐसी शिक्षा हो जो कौशलता से युक्त हो, ठीक है, तकनीकी अच्छी शिक्षा हो, उत्पादन बढ़ सके। तो ये जैसे हम कहें कुछ प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, है ना। तो शिक्षा में ऐसे कि जहाँ पर कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, तो किस प्रकार से रहना, कौन से पेय पदार्थ उपयोग करें, तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें शिक्षा ही से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारक हो सकते हैं। अगर कोई देश गुलाम है, तो औपनिवेशिक जो सत्ता है, उसने जो शिक्षा व्यवस्था लाई है, तो उसके उद्देश्य अलग कारकों से प्रभावित रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, राइट। भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, मतलब बहुत सारे प्रकार से हम बता सकते हैं। अब देखें शिक्षा का महत्व, तो शिक्षा का इम्पोर्टेंस,
तो आप रियलाइज ही कर सकते हैं कि शिक्षा का इम्पोर्टेंट क्या है। शिक्षा ही वह व्यवस्था है जिसका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं कि शिक्षा ही वह ऐसा अस्त्र या उपकरण है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कहीं पर भी पहुंच सकता है, ठीक है, भौतिक लोगों में। तो देखो शिक्षा का अगर हम एग्जाम्पल दें तो आपने सुना होगा, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी कि जो चाणक्य थे, तो चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चाणक्य ने शिक्षा के द्वारा ही उसे एक आम नागरिक या आम बालक को आगे चल के भारत का सम्राट, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया था। तो ये शिक्षा ही थी जो वहाँ तक ले गई, है ना। तो ये शिक्षा का इम्पोर्टेंस होता है, राइट। शिक्षा के कारण क्या हैं, तो आप देख सकते हैं कार्य, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के स्तर होते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर, उच्च, है ना, इस प्रकार से हो सकते हैं। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा भी शायद MPPSC में पूछा भी गया है कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सबको कैसे इतने साल से इतने साल तक, जैसे 6 से 14 साल तक के बच्चों को लिए सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, इस प्रकार के उद्देश्य के साथ जो शिक्षा लाई जाती है वो सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के रूप में जानी जाती है ना। इसी प्रकार आप शिक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियाँ, है ना, और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में अब देश की, हम भारत के हैं तो हम भारत की उपलब्धियाँ देखेंगे। अगर हम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि मध्य प्रदेश का शिक्षा के में क्या उपलब्धि रही शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो भारत और मध्य प्रदेश की शिक्षा के क्षेत्र, और यहीं पर साथ साथ अपनी भी उपलब्धि देख लें कि हमारी शिक्षा की क्या उपलब्धि रही, है ना। तो भारत तथा मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति, साक्षरता क्या है, क्या स्तर है महिलाओं का, क्या बच्चों का है, ये जो आप प्रीलिम में भी डेटा याद करते हो मेंस के लिए आपको बिल्कुल कारगर है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई कार्यक्रम है, योजना है। तो शिक्षा हेतु सुधार के प्रयास, अगर कोई गवर्नमेंट शिक्षा के लिए प्रयास कर रही है, चाहे भारत हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तो उसके सुधार के क्या प्रभाव हैं, क्या प्रयास हैं, कैसे हैं, ठीक है, कि प्रकृति कैसी है। तो और संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास आप देख सकते हैं जैसे कि अभी पिछली ही वर्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संवर्धित सूची में कब शामिल किया गया है शिक्षा के अधिकार को। तो संवैधानिक विकास अगर आप पढ़ लोगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा, राइट। प्रमुख योजनाएं, कोई सरकार है तो उस शिक्षा के लिए कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं तो वो योजनाएं देख सकते हैं। प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रमुख शैक्षणिक संस्थाएं हैं, राइट। इसी प्रकार से आप चिकित्सा शिक्षा के बारे में देख सकते हैं जो कि हमारे टॉपिक में सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और आगे देखेंगे तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इसके बाद बालिका और महिला शिक्षा, राइट। इसी प्रकार महिला शिक्षा और शिक्षा नीति 2020, इस पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको कि जो जैसे शिक्षा के प्रकार हैं, चिकित्सा है, तकनीकी है, व्यावसायिक शिक्षा है, महिला और बाल शिक्षा है, तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं के उद्देश्य हैं, प्रकार हैं, चुनौतियां हैं। तो आप ऐसे उद्देश्य को याद करो कि जो सारे में काम आ जाएं, ऐसी चुनौतियां ध्यान रखो कि इनमें कॉमन हो, तो उनको आप इस तरीके से देख सकते हैं, राइट। फिर आगे हम देखते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा के मतलब क्या था। तो प्राचीन काल में क्या है कि शिक्षा का जो है वो शिक्षा ना कह के क्या बोलते थे, विद्या कहते थे। तो विद्या बोला जाता था। तो विद्या शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विद धातु से, जिसमें अप्रत्यय जोड़ देने से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, जानना। विद में अगर आप प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, विद्या। तो विद्या का अर्थ क्या हो जाएगा, जानना, राइट। इसी प्रकार से और देखेंगे कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो श्रुति और स्मृति के से वो चलती थी, जो कंठस्थ किया जाता था और उस प्रकार से उसे सीखा जाता था, ठीक है। गुरु बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, तो वहाँ से जा रहे हैं, वो यहाँ से लेक्चर दे रहे हैं, वो वहाँ सुनते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। तो स्मृति, है ना। श्रुति जिसमें वो कहते थे कि मतलब जो ऋषि होते थे, तो वो देवों द्वारा या ईश्वर के द्वारा उन्हें
शिक्षा दी जाती थी वो श्रुति के द्वारा चलती थी, स्मृति में। तो इस प्रकार से ये शिक्षा के प्रकार हैं कि प्राचीन काल में कैसे विकास हो रहा था। तो यहाँ पर एक मैंने डेफिनेशन टाइप का बनाया है जिससे आप देख सकते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपना विकास करता है जिससे वह समाज परिवार मतलब जिसे वह समाज परिवार और विद्यालय तथा अपने अनुभव से सीखता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति समाज परिवार विद्यालय या अपने अनुभव से जो कुछ सीखता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो उसकी शिक्षा प्रक्रिया होती है, वही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, उसके अलग अलग संदर्भ लिए जाते हैं। विशिष्ट शिक्षा किसी विषय पर स्पेशलिस्ट है तो फिर और डिटेल से हम देखते हैं उसे। राइट, अब देखते हैं व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। शिक्षा के उद्देश्य, तो मैंने कुछ 4-5 उद्देश्य दिए हैं जिसे आप याद कर सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य, जैसे कि व्यक्ति का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी कॉमन उद्देश्य याद रखें कि जहाँ पर आप किसी भी जैसे कोई भी शिक्षा का प्रकार हो तो वहाँ पर अगर उद्देश्य पूछे जाएँ तो बस मतलब आप लिख सकें इनको। राइट, तो व्यक्ति का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना, मानवता का विकास करना और उन्नत चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, तीसरा है व्यावसायिक कुशलता की उन्नति। चौथा है व्यक्तित्व का विकास। राइट, पांचवा है नेतृत्व करने की क्षमता। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। सामाजिक नैतिक मूल्य हों या आध्यात्मिक मूल्य हों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य में आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति का शारीरिक और बौद्धिक विकास, मानवता का विकास करना जिससे वो अपना चरित्र निर्माण कर सके, और चरित्र निर्माण करेगा तो राष्ट्र की प्रगति होगी, उत्पादन बढ़ेगा, सारी चीज़ें हो चलेंगी। व्यावसायिक शिक्षा होगी तो भी चल गया, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व करने की क्षमता आएगी, सामाजिक राष्ट्रीय एकता का विकास होगा, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य ये तरीके से ये विकास करेंगे। तो शिक्षा के ये उद्देश्य हैं। तो इसी प्रकार इसी फॉर्मेट में आपको शिक्षा के उद्देश्यों को नोट्स बना सकते हो, आप लिख सकते हो। राइट, इसी प्रकार चुनौतियों का, महत्व का 4-5 पॉइंट लिखते जाओ, जहाँ पर यूज़ करना हो करो दे दड़ा। राइट, अब देखते हैं शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के प्रकार मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ। शिक्षा के जो प्रकार हैं वो अलग अलग आधार पर बांटे जा सकती यहाँ पर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, निरौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक आपने देखा फॉर्मली रूप से दिया जाता है, स्कूल कॉलेज बना के। अनौपचारिक घर बच्चे अपने माता पिता या परिवार समाज पड़ोस सिखा देता है ना। निरौपचारिक जिनकी दोनों के बीच होती है, जिसमें उसमें कुछ खुलापन भी रहता है और औपचारिकता, दोनों की विशेषताओं को मिला के निरौपचारिक शिक्षा बनाई जाती है। अभी वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा जैसे ई लर्निंग के नाम से जानते हैं, वो भी एक बहुत ही प्रचलित रूप है। तो इस प्रकार से शिक्षा के प्रकार हैं। और दूसरे आधार पर व्यवसाय के आधार पर शिक्षा बहुत सारी हो सकती हैं। चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी, व्यावसायिक, बाल का, और जैसे कि स्पेशल करें तो बाल का शिक्षा, महिला शिक्षा और भी बहुत सारे। लेकिन हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि हम अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पर अपन को दिया हुआ चिकित्सा, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, तो ये उसमें आ जाएंगे। राइट, तो इस प्रकार से ये हमारा। अब जो मैंने बताया कि ठीक है चलो ये हो गया, फिर जो हम पढ़ने चाह रहे हैं एक्चुअली, कि हमने जो आपको बताया था कि जो इनिशिएटिव चलाया है उसका हम कैसे यूज़ करें, तो वो करंट अफेयर्स को कैसे जोड़ें। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे जोड़ें। देखो, पहली बात व्यावसायिक शिक्षा, इसकी एक बेसिक डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। राइट, व्यावसायिक शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा या वह शिक्षा जिसके द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षण के द्वारा उसके तकनीकी कौशल को व्यवहार में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है ताकि व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए स्वावलंबी बन सके। तो इसमें आपको कुछ शिक्षा मतलब शब्द दिख रहे हैं, शिक्षण, प्रशिक्षण, है ना। उसके द्वारा तकनीकी कौशल को व्यवहार में मतलब जो तकनीकी
मतलब कौशल होगा, कौशल तो उसको व्यवहार में परिवर्तित करने की प्रयास करना, तभी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए स्वावलंबी बन सकेगा। ना केवल अपनी आजीविका के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी काम कर सकेगा, अर्थव्यवस्था के लिए भी काम कर सकेगा। तो इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, आप इसको भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं कि अब इसको हम कैसे जोड़ें अपने यहाँ। तो देखो, जो मैंने बताया था कि जो प्रोग्राम चलाया है FRSN, फ्यूचर राइट स्किल नेटवर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग अवर आंसर राइटिंग। हम इसको यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो आप देखो, इसमें क्या है कि रोजगार योग्य कौशल पर संशोधित पाठ्यक्रम, ये इसका थीम है, या फिर हम कहें बनाया हुआ है। इसमें देखो आप, हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा फ्यूचर राइट स्किल नेटवर्क, ठीक है, इसको किसने बनाया है? क्वेस्ट एलायंस, एक्सचेंजर, सिस्को आदि के सहयोग से भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए रोजगार योग्य कौशल पर संशोधित पाठ्यक्रम लॉन्च करना। तो जैसे ही वर्तमान में तकनीकी का विकास हो रहा है, तो आगामी समय में बदलते परिप्रेक्ष्य वैश्विक उसमें हमें ये देखना होगा कि हम अपने आप को कैसे ढालें, क्योंकि निरंतर ही नई नई चीज़ें, नई नई तकनीकें आ रही हैं, उन्हीं के हिसाब से मांग आ रही है। तो अगर हमें अपना व्यापार, निर्यात व्यापार बढ़ाना है, हर चीज़ों को अगर देखें उस परिप्रेक्ष्य से, तो हम कह सकते हैं कि हमें युवाओं को ऐसा कौशल देना है जिसमें वो अपना बेहतर रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें। बेरोजगारी की समस्या इसी से दूर हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक को चुना था कि कौशल विकास मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया है। अगर व्यवसाय शिक्षा से कोई क्वेश्चन आता है, सरकार के प्रयास आते हैं, तो आप इसको डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है, राइट। तो इसमें और एक चीज़ और फैक्ट देख लीजिए कि 15,600 से अधिक सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI के 2.5 मिलियन से अधिक छात्र इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में एक नया एवं विस्तारित 120 घंटे का पाठ्यक्रम शामिल है। कितने घंटे का है? 120 घंटे का, वो सिखाएंगे इसमें, राइट। और हम आगे देखते हैं फ्यूचर राइट स्किल नेटवर्क के बारे में। ये है क्या? तो फ्यूचर राइट स्किल नेटवर्क भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक व्यापक मिशन के साथ एक्सचेंजर, सिस्को और JP मॉर्गन द्वारा एक सामूहिक प्रयास है। नेटवर्क को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महाविद्यालय प्लस नागरिक समाज के संगठनों और राज्य सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और चाहते हैं कि हम इस पर आगे बढ़ें, तो जो मैंने थीम बताई थी आप मुझे बता देना, मैं उन पर लेक्चर क्रिएट कर दूँगा, बनाऊँगा। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।